ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें अपने को जानना है। जैसे ह्यूमन जो है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ ह्यूमन जो है वो एक विविपेरस होता है, यानी कि ये डायरेक्ट मैच्योर बेबी को प्रोड्यूस करता है। जबकि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, जो अंडे देते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन के रिप्रोडक्शंस के अंदर, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। दो टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं। मेल में जो गैमेट बनता है उसको अपन स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल में जो गैमेट बनता है उसको एग बोलते हैं। एग बोलते हैं या फिर आप ओवम बोल सकते हो। होता क्या है कि गैमेट तो बन गया, अब इस गैमेट्स को मेल से लेकर के कहाँ तक पहुँचाना, फीमेल की बॉडी में पहुँचाना है, क्या कहलाता है, इनसेमिनेशन कहलाता है। अब फीमेल की बॉडी में जाने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बना देता है, जायगोट बनता है। उसके बाद जायगोट में डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती हैं तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है ये सब आगे आएगा चैप्टर में, जब अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि वो ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूटेरस के अंदर धस गई है, अब वहाँ पर उसमें डेवलपमेंट होगा। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगता है, उस पीरियड को अपन बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जनरली जिसको अपन प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं। और जो ह्यूमन होता है उसमें 9 मंथ का होता है ये। ठीक है, उसके बाद मैच्योर बेबी को बॉडी से बाहर रिलीज करना है, क्या कहलाता है, पार्चुरेशंस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स होते हैं ह्यूमन में वो प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं, यानी किशोरावस्था के बाद ही होते हैं, यानी जब गैमेट फॉर्मेशन होने लग जाएंगे उसी के बाद ही पॉसिबल है। मेल में जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, चलता रहता है, यानी कि मेल जो होता है उसमें गैमेट एक बार बनना स्टार्ट हो जाए तो लास्ट एज तक कंटिन्यूस में बनते रहते हैं। जबकि फीमेल की बॉडी में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है कि आफ्टर 50 ईयर, यानी कि 50 साल के बाद फीमेल की बॉडी में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपन मेनोपॉज, मेनोपॉज। ठीक, इसके बारे में और डिटेल में अपन देखेंगे, यानी एग का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली दो टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एक होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स तो वो होते हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या एसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं जो केवल हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शंस के अंदर। तो मेल में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है टेस्टिस, और टेस्टिस बनाता है स्पर्म को, जबकि फीमेल में ओवरी जो है वो बनाती है एग को। तो ठीक है, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैं मेल के अंदर बात करूं तो टेस्टिस के अलावा बच गए जो सारे पार्ट कौन से हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे एपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल है, पेनिस है। ठीक है, फीमेल के अंदर हो गया ओविडक्ट है, यूटेरस, वजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं। इन सब के बारे में अपन डिटेल में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले एक डायग्राम है, इस डायग्राम को अपन लेबल करेंगे। देखिए, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। इस यूरिनरी ब्लेडर्स के अंदर यूरिन आता है यूरेटर के थ्रू, यूरेटर के थ्रू आता है। जो यूरेटर आ रहा है ये आ रहा है किडनी से। ठीक है, अब जो यूरिनरी ब्लेडर होता है ये ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, इस यूरेथ्रा के पास में यहाँ पर एक ग्लैंड्स होते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलते हैं उसको बोलते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये एक जनरल डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बेसिकली आपको लर्न तो कंप्लीट डायग्राम एनसीईआरटी वाला करना है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रोटम। अब एक ही करके अपन पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसके बाद गैमेट्स फॉर्मेशन को आगे करेंगे। तो स्क्रोटम जो होता है बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर के साइड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर दोनों टेस्टिस रखे होते हैं
और इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म जो होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसलिए बॉडी क्या करती है, टेस्टिस को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या करती है, एब्डोमिनल कैविटी से क्या करते हैं, बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पैक कर दी, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। और स्क्रोटम्स होते हैं कनेक्टेड विद ए एब्डोमिनल कैविटी बाय द इंग्यूनल कैनाल। जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होते हैं एक कैनाल के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं, इंग्यूनल कैनाल्स बोलते हैं। ईच टेस्टिस इज सस्पेंडेड from the body wall by a spermatic cord which penetrate into the pelvic cavity through the inguinal canals। होता है क्या है कि जो टेस्टिस होते हैं नीचे एक साइड में लटके रहते हैं, जैसे हम लोग नीचे क्या है वो टेस्टिस हो 1 और 2, और ऊपर क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, और यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं, क्योंकि नीचे लटकेते हुए जो रहते हैं टेस्टिस, इसको ऊपर इसको हेल्प करते हैं, क्योंकि जो स्पर्मेटिक कोड होता है इसके अंदर आर्टरीज, वेन्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इंग्यूनल कैनाल इज द रूट थ्रू विच द टेस्टिस ओरिजिनली डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटम फ्रॉम द पेल्विक कैविटी बिफोर द बर्थ। इन्होंने वही बात बोल दी कि जो स्क्रोटम्स होते हैं उसके अंदर टेस्टिस कौन सी कैनाल के थ्रू आते हैं, इंग्यूनल कैनाल्स के थ्रू आते हैं। कहाँ से आते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से आते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते, ऐसी कंडीशंस को अपन बोलते हैं क्रिप्टोकिडिजम्स, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटिक कोड जो होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है, जैसे वैस डिफरेंस होता है, टेस्टिकुलर लोब है, टेस्टिकुलर आर्टरी है, टेस्टिकुलर वेन्स है। स्किन जो होती है स्क्रोटम्स की वो सेपरेटेड होती है, बीच में एक मिडल लाइन्स होते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेफे। जैसे मैं बोलूँ ये एक टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस में यहाँ पर एक छोटी सी लाइन सी दिखाई देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। होता है क्या है कि कई बार टेम्परेचर लो हो सकता है, कई बार टेम्परेचर हाई हो सकता है एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर काफ़ी लो हो गया है तो डार्टस मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होता है तो टेस्टिस क्या होते हैं, बॉडी के पास आ जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर लो होते ही डार्टस मसल्स एक्टिव होते हैं और टेस्टिस क्या होते हैं, बॉडी के पास आ जाते हैं। मान लीजिए बॉडी के पास तो आ गए, अब कंटिन्यू बॉडी के पास रहेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो अब क्या करेंगे, टेस्टिस को बॉडी वॉल से क्या करेंगे, दूर करेंगे, और टेस्टिस को बॉडी वॉल से दूर करने के लिए एक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स, यानी कि टेस्टिस को दूर करने के लिए क्रीमेस्टर्स मसल्स और पास लाने के लिए डार्टस मसल्स होती हैं, ठीक है। टेस्टिस में बात करें तो 2 टेस्टिस होते हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और जो टेस्टिस होती है इसकी 3 लेयर होती हैं, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, और जो मिडल लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और जो सबसे अंदर वाली लेयर्स होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब एक एक लेयर को अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। ट्यूनिका जो वेजाइनलिस होती हैं वो पार्शली कवर करती हैं टेस्टिस को। नेक्स्ट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये एक मिडल लेयर होती हैं, ये डेंस होती है और वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो आगे की तरफ फैल जाता है और एक सेप्टा का फॉर्मेशन करता है, और टेस्टिस के अंदर कई सारे लोब्स का फॉर्मेशन करने लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्स। और एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 के आसपास टेस्टिक्यूलर लोब प्रेजेंट होते हैं, और हर टेस्टिक्यूलर लोब के अंदर 1 से लेकर के 3 क्या पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस की वो ओपन होती हैं वासा इफ्रेंशिया में थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स एंड रेटे टेस्टिस। तो वो जो वासा इफ्रेंशिया होते हैं वो किस में ओपन होती हैं, रेटे टेस्टिस में। वासा इफ्रेंशिया जो ओपन होती है वो होती है एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस जो होता है वो टेस्टिस का पोस्टीरियर सरफेस वाला हिस्सा होता है, यानी पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। जो थर्ड वाली लेयर होती है टेस्टिस की वो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा।
ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होती है, देखिए नाम में कहीं पे वेस्कुलर वर्ड दिख जाए ना, इसका मतलब है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स की बात हुई है। इट इज़ द वेस्कुलर कोट लाइनिंग द टेस्टिकुलर लोब्स। तो जो वेस्कुलर पार्ट हो यानी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा से। एक डायग्राम भी बना रखा है अपन ने। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसके बाद मिडल वाली लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही बनाती है टेस्टिकुलर लोब्स का फॉर्मेशन करती है। और टोटल कितने टेस्टिकुलर लोब्स हैं, 250 के आसपास। और हर टेस्टिकुलर लोब के अंदर 1 से लेकर के 3 क्या पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं यही किसका फॉर्मेशन करती हैं, स्पम्स का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस होता है टेस्टिस का पोस्टीरियर वाला हिस्सा होता है। तो जो मैंने ग्रीन कलर में जो भी शो कर रखा है ये सारा क्या है, टेस्टिस का पार्ट है, ठीक है। जैसे कैपेट एपिडिडाइमस है, कार्पस एपिडिडाइमस है, और कौन सा है, कोडा एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस के बारे में क्या है कि लगभग 6 मीटर के आसपास काफ़ी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड वाला पार्ट होता है, मिडल वाला होता है, और टेल वाला। हेड वाले पार्ट को बोलते हैं कैपेट एपिडिडाइमस, मिडल वाले हिस्से को बोलते हैं कार्पस एपिडिडाइमस, और टेल वाले हिस्से को बोलते हैं कोडा एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस का कोई ना कोई तो फंक्शन होता होगा। इसका जो फंक्शन है वो है स्पर्म्स के मैचुरेशन में हेल्प करता है। दूसरा, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि स्पर्म जो होता है उसके अंदर मोटिलिटी नहीं होती, वो चल सके आसानी से, उसमें कौन हेल्प करता है, एपिडिडाइमस हेल्प करता है। ये लेक्चर फर्स्ट है, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।